मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करती हूँ कि हर इंसान अलग है। ओके, हर बच्चा अलग है, हर इंसान अलग है, इसीलिए हर फैमिली अलग है। पहले जमाने में तो ऐसे होता था, बट मुझे लगता है कि हमें टाइम के साथ रहना चाहिए, टाइम के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। तो शहद है, ठीक है, जैसे शहद है, आजकल बहुत जगह शायद आपने भी सुना हो कि लोग कहते हैं 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए। तो अगर आप शहद की कोई साइंटिफिक रिसर्च पढ़ोगे तो आपको खुद ही ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि 1 साल से पहले शहद कितना नुकसान कर सकता है। नो, नेटफ्लिक्स इज मच सेफर, आई विल टेल यू व्हाई। द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड एनी अदर OTT प्लेटफॉर्म्स। आप मुझसे बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे, मुझे वापस घर जाना है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। जब हम बच्चों की बात करते हैं ना, तो एक फीलिंग आती है सेंसिटिविटी और केयरिंग, प्यार, ये सब चीज़ें। तो आज मेरे साथ ऐसी गेस्ट हैं जिनसे हम लोग आपके बच्चों की भलाई के बारे में बात करेंगे, मदरहुड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सोशल लाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन से आप जो सब्सक्राइब करेंगे ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आज मेरे साथ गेस्ट हैं आकृति जी, डॉक्टर आकृति जी। आज हम इनसे बात करेंगे। कैसी हैं आकृति जी? बिल्कुल, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, क्योंकि आप बहुत सारी मल्टीपल जॉब करते हो और एक माँ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट। आपकी मदरहुड की जर्नी कैसी रही है? मेरी मदरहुड जर्नी बहुत अच्छी है, अच्छी ही कहूँगी मैं, हर माँ वही कहेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर दिन। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। तो हर दिन मुझे लगता है एक नया दिन होता है दोनों के साथ। दोनों बच्चे बहुत अलग हैं। वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझती हूँ, मैं अपने आप को समझती हूँ हर दिन। तो बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, जब आपका एक बच्चा होता है ना, तो उससे आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो। हाँ। थोड़ा थोड़ा। तो आपको पहले से आप प्रिपेयर्ड थे कि आपको जब बच्चे की जर्नी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डरा के रखते हैं पहले से कि भाई बहुत टफ होने वाली है, कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, ऐसे ही पल जाएगा। आपकी जर्नी कैसे थे? आपका जो मन था, आप स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पे? तो मुझे लगता है प्रिपरेशन देने के लिए तो मुझे बहुत लोग थे। मेरे घर पे मेरी बड़ी बहनें हैं, मेरी भाभियां हैं, 2 माएँ हैं मेरे पास, मेरी सास है और मेरी अपनी मम्मी है। बहुत लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया था, काफी प्रिपेयर किया था। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बीइंग अ मदर, एंड आई एम श्योर हर मदर इससे रिलेट करेगी, कि कोई भी चीज ना आपको इनफ प्रिपेयर नहीं करा सकती। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो जब आप उसमें होते हो तभी आपको फील होती है। करेक्ट। तो मैं प्रिपेयर्ड टू एन एक्सटेंट थी, बट वो थोड़ा बहुत बेसिक चीजों को लेके होता है कि किस ब्रांड का आपको ये सामान खरीदना है, घर में आप कैसे सेटिंग कर सकते हो, ऐसी चीजें। बट जो एक्चुअल अपनी खुद की सिचुएशन होती है, इमोशंस होते हैं, वो चीजें एक्सपीरियंस करके ही आती हैं। करेक्ट। तो वो चीज, एंड इवन अभी तक भी मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया, तो वो सब बस चलते ही रहता है। तो मैं प्रिपेयर्ड टू एन एक्सटेंट थी, जितना हर कोई हो जाता है। हाँ। आजकल, बट कंप्लीटली तो नहीं थी। तो टू एन एक्सटेंट तो मैं प्रिपेयर्ड थी, बट हाँ, एक्चुअल तो सिचुएशन में आके ही पता चलता है। ओके, बेसिकली जब हम बाबा दादी इन सब लोगों के साथ रहते हैं ना, तो दिमाग में ये रहता है कि मतलब वो लोग भी बार बार टोकते हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं थे। तो और हम लोग अभी भी मतलब एक जब जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो बहुत सारी चीजें बच्चे उलट पुलट करते हैं। दैट के बच्चे ना, जो पेरेंट्स होते हैं और दादी बाबा के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट रहता है कि हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं थे। तो आपको क्या लगता है, बच्चों में चेंज आया है पहले की जनरेशन और अभी की जनरेशन में, या फिर बाबा दादी और मम्मी पापा वाली जनरेशन में चेंज आया है? मुझे लगता है चेंज तो हर जनरेशन में आता है, बट उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मैं एक पर्सनली इस चीज में बिलीव करती हूँ कि हर इंसान अलग है। ओके, हर बच्चा अलग है, हर इंसान अलग है, इसीलिए हर फैमिली अलग है। राइट। तो बहुत जगह बहुत डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगी। काफी जगह दादा दादी के साथ अलग सिचुएशन होती है, बहुत घरों में कुछ अलग सिचुएशंस होती है। बिकॉज मैं काफी पेरेंट्स से बात भी करती हूँ, तो मुझे मेरी तो जो सिचुएशन है वो एक सिचुएशन है, बट क्योंकि मैं इतने लोगों से कनेक्टेड हूँ और मैं इतने लोगों की डिफरेंट स्टोरी सुनती हूँ, तो मुझे ये चीज रियलाइज होता है कि हर घर की बहुत एक अलग कहानी है। चेंज तो मुझे लगता है हर लेवल पर आया है। करेक्ट। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि जो एक टिपिकल सी चीज होती है ना, कि उस जमाने में ये होता था,
पर अभी तो ऐसा होने लगा है। एंड मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ दादा दादी ही नहीं, ये आज की जनरेशन के भी लोग बोलते हैं। जी। ये जो टिपिकल सी लाइन है ना कि पहले जमाने में तो ऐसा होता था, ये बहुत यंग जो हमारी जनरेशन के भी, मतलब मैं नहीं कहूंगी मैं बहुत यंग हूँ, बट हाँ हमारी जनरेशन के भी जो लोग हैं वो भी बहुत ये चीज बोलते हैं कि अब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले जमाने में तो ऐसे होता था। बट मुझे लगता है कि हमें टाइम के साथ रहना चाहिए, टाइम के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। एंड अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को मोल्ड नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में रह रहे हैं, आज के जमाने की चीजें फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, आज के जमाने में रिसर्च है हमारे पास जो पहले नहीं थी। तो बस टाइम के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर एक को अपने आप को, अगर कोई चीज हमें लगता है नहीं पता है लेकिन उसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है, तो हमें पता करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज मुझे लगता है हर लेवल पे ही है, पेरेंट्स के लेवल पर भी है और ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल पर भी है। ओके, सो बेसिकली जहां तक मतलब मेरा भी एक छोटा बेबी है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि पुराने जमाने के लोग ना जैसे दवाइयों को लेके बड़े ऐसे होते हैं कि क्या तुम लोग अभी एलोपैथी तुरंत दे देते हो बच्चों को, जरा सी खांसी हुई तो दवाई दे दी, क्योंकि हमको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बट पहले जैसे बहुत सारी जो घरेलू उपाय होते थे ना, शहद दे दिया, ये दे दिया, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं तो बहुत मानती हूँ पुराने जमाने वाले जो उपाय होते हैं, मैं इस जनरेशन की हूँ, लेकिन कुछ पेरेंट्स नहीं मानते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो पुरानी जनरेशन और इस वाली जनरेशन में बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि मैं देना नहीं चाहती, जो नया पेरेंट होता है, और वो कहते हैं कि आप दे क्यों नहीं रहे हो। तो वो एक सिचुएशन होती है। तो आपका क्या कहना है इस चीज पे? बिल्कुल, मैं आपकी बात एग्जैक्टली समझ रही हूँ। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि हमें रिसर्च और टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम घरेलू नुस्खों की बात कर रहे हैं, तो शहद है, ठीक है, जैसे शहद है, आजकल बहुत जगह शायद आपने भी सुना हो कि लोग कहते हैं 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत कॉमन है पहले जमाने में कि सबसे पहली चीज मुंह में शहद चटाई जाती थी बच्चे को पैदा होते ही। एंड किस कोई एज का तो उसमें बार ही नहीं था, खांसी हुई बच्चे को शहद दे दिया। वैसे इवन पैसिफायर्स भी आते थे जो शहद वाले होते थे आजकल, लेकिन बहुत ज्यादा सुनने में आया है कि शहद 1 साल तक नहीं देना चाहिए। तो मुझे सिंपल सी सिचुएशन लगती है, मैं बहुत टेक्निकल तो नहीं जाऊंगी, बट मैं जनरली एक कॉमन इंसान के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं कि मैं कंफ्यूज हूं 2 चीजों में कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी मुझे चीज लगती है किसी इंसान के लिए कि आप ऑनलाइन जाओ, आप कोई अच्छा साइंटिफिक रिसर्च पढ़ने की कोशिश करो। और अगर जैसे मैं शहद का एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर आप शहद की कोई साइंटिफिक रिसर्च पढ़ोगे तो आपको खुद ही ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि 1 साल से पहले शहद कितना नुकसान कर सकता है। शहद से शहद में के कुछ स्पोर्स हो सकते हैं बैक्टीरिया के, ऐसा नहीं है सब शहद में होंगे वो, बट बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन वो जरा सा भी शहद एक्चुअली बच्चे के लिए फेटल हो सकता है, क्योंकि प्योरिटी का भी बहुत इशू है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, वही शहद बड़े लोग भी खाते हैं, शहद तो वही है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, 1 साल से भी छोटा बच्चा है, 6 महीने 7 महीने न्यू बॉर्न बच्चा है, उसका जो पूरा सिस्टम है बॉडी का, वो इतना फुल्ली डेवलप नहीं है कि उस इन्फेक्शन को फाइट कर सके, इसीलिए वो एक ड्रॉप शहद की भी फेटल हो सकती है। अब काफी लोग उसमें कहते हैं कि नहीं हमने तो बहुत दिया है, हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ। तो इट इज वेरी गुड कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वेरी हैप्पी कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बट समटाइम्स इट्स लाइक 1 ड्रॉप कैन मेक ऑल द डिफरेंस। तो इन चीजों के ऊपर स्टडीज हैं, आप अपने आप को एक्यूप करने की कोशिश करिए नॉलेज के साथ, वो मुझे लगता है। बाकी अल्टीमेटली तो मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने आप को बहुत अपडेटेड रखना चाहिए। आज की डेट में बहुत रिसर्च है हमारे पास, बहुत मेडिसिन की आप जैसे पर्टिकुलरली बात कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर्स पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट फिर भी आई थिंक इट इज ऑलवेज गुड टू बी सेफ। करेक्ट, दैट इज व्हाट आई फील, इट इज ऑलवेज गुड टू बी सेफ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नीड आपको नहीं थी, आपके बच्चे को सपोज जुकाम हुआ, आपको लग रहा है बहुत बड़ी चीज हो गई, बट देन इतना कुछ सीरियस नहीं है, घर वाले कह रहे हैं अरे कुछ भी नहीं है, डॉक्टर को क्या दिखाना है, जरा सा घर का कुछ नुस्खा कर लो। तो आप उस सिचुएशन में अगर बच्चे को जुकाम है, अगर जरूरत नहीं है और आप डॉक्टर के पास चले गए, तो कम से कम कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, राइट? कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डॉक्टर कोई ऐसी दवाई तो नहीं दे देगा कि बच्चे को नुकसान होगा। हाँ, मे बी नीड नहीं थी, मे बी नुस्खे से ठीक हो जाता, बट कोई नुकसान नहीं है एज सच, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। किडनीज पे लोड, ये वो सब तो बहुत अलग टाइप की मेडिसिन होती हैं, बहुत ओवर डोजेज की वजह से होता है। लेकिन उसका उल्टा अगर आप सोचो, अगर बच्चे को नीड थी और आप डॉक्टर के पास नहीं गए, ये सोच के कि घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाएगा, तो उसकी क्या कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। जी जी, करेक्ट।
तो इसीलिए चीजों को थोड़ा बैलेंस होके हमें खुले माइंड से सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जो थॉट्स हैं मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ और कोई कुछ भी कह रहा है गलत है। नहीं, हमें थोड़ा खुले माइंड से सोचना चाहिए। बहुत आजकल तो रिसर्च है, रिसोर्सेज हैं, थोड़ा जाएं, पढ़ें उस चीज के बारे में और फिर डिसीजन लें। करेक्ट। अभी एक सोनम कपूर की भी रील वायरल हुई थी जिसपे उन्होंने बोल दिया था कि मैं शहद, पंडित जी ने बोला था कि जो पहला मील हाँ, मैंने देखी थी, बट उन्होंने नहीं दिया। तो इस पे लोगों ने बहुत ट्रोल किया इस बारे में। बट इसमें कुछ बुरा नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि पुराने जमाने में चीजें बहुत प्योर भी थी। अगर शहद आ रहा था तो वो डायरेक्ट पेड़ से ही आ रहा था, वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। लेकिन अभी तो इम्प्योरिटी आप देखिए ना, आप कितना फूड जो डिपार्टमेंट है कितना वो हो गया है स्ट्रिक्ट, जिसमें कितने सारी फूड्स पे वो भी लगी हुई है रोक। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं आगे। जैसे पहला बच्चा होता है ना, तो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं, वो फोर्स करने लग जाते हैं कि अब दूसरा बच्चा करो, अब दूसरा बच्चा करो। सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं इसके साथ कोई खेलने वाला होना चाहिए, है ना। सो आपको क्या लगता है कि एक माँ को कब प्रिपेयर होती है वो दूसरे बच्चे को, कब करना चाहिए उसको एक्चुअली में? ओके, तो पहली चीज जो मुझे लगता है प्रिपेयर्डनेस की बात होती है ना, चाहे पहला बच्चा हो, चाहे दूसरा बच्चा हो, चाहे उसके बाद का कोई बच्चा हो, प्रेगनेंसी की और बच्चा करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड कभी भी नहीं होते हो। मतलब आई थिंक देयर नेवर कम्स अ टाइम व्हेन यू फील कि मैं कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हूँ, अब करते हैं, यू नो, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बट एक्चुअली मेडिकली बोलूं, अगर मैं फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो कम से कम पहले बच्चे के होने के कम से कम 1.5 से 2 साल के बाद प्लान करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी तब तक अच्छे से हील हो जाएगी। चाहे आपका सिजेरियन भी हुआ हो। ऑफ कोर्स अगर नॉर्मल डिलीवरी है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, तो जल्दी हीलिंग हो जाएगी। बट कम से कम 18 मंथ्स का टाइम ऐसा है जो देना चाहिए आइडियली, नेक्स्ट बच्चा डिलीवरी नहीं, नेक्स्ट बच्चा कंसीव करने से पहले, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के लिए। जी। तो उतना टाइम तो मुझे लगता है कम से कम फिजिकल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहिए। उसके अलावा जो सिचुएशन है कि हैंडल कैसे होगा, जो फैमिली डायनामिक्स है, ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें तो आई ऑलवेज टेल एवरीबडी दैट देयर इज नो फिक्स्ड आंसर। एवरी फैमिली इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। काफी हर लोगों का सेकंड बेबी करने का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। Correct. काफी लोगों को यही होता है, जैसे आपने बोला कि छोटे बच्चे के साथ कोई चाहिए कंपनी। काफी लोगों को स्टार्टिंग से पता होता है, नो रीजन पता है, 2 तो करने ही है। बहुत रीजंस हो सकते हैं। काफी केसेस में जेंडर होता है कि लड़की है तो लड़का चाहिए, या लड़का है तो लड़की चाहिए। बहुत जगह होता है, तो सबके रीजंस अलग हैं। तो वो तो एक बहुत पर्सनल चीज हो गई, मुझे लगता है बहुत सब्जेक्टिव चीज हो गई। तो उसमें दैट शुड बी योर पर्सनल डिसीजन, दैट्स व्हाट आई फील। उसमें आपको मतलब किसी से फिजिकली और मेंटली थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए उसके हाँ, लिए। आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए 18 मंथ्स एटलीस्ट होना चाहिए। एंड रेस्ट आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ऑफ कोर्स टच में रहना चाहिए, बिकॉज अगेन 18 मंथ्स में कह रही हूँ इन जनरल। हो सकता है किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहे हो, जिसकी वजह से बॉडी को और ज्यादा टाइम चाहिए। सो इट इज बेस्ट टू डिसाइड विद योर गायनेकोलॉजिस्ट फिजिकली एंड मेंटली। टोटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। बट मुझे इतना पता है कि आपको तब करना चाहिए सेकंड बेबी जब आपका मन कहे कि हाँ करना है। किसी के भी इन्फ्लुएंस में करने वाली ये चीज नहीं है, मुझे ये लगता है। व्हेन यू फील रेडी इन द सेंस कि हाँ आपका मन है कि करना है, तब आपको कर लेना चाहिए। अदरवाइज चैलेंजेस तो हर स्टेज पे ही आते हैं। Correct. चाहे बच्चों में 2.5 साल का गैप हो, चाहे बच्चों में 5 साल का गैप हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस तो हर स्टेज पर ही आते हैं। करेक्ट। जैसे कि मेरा एक बेटा है और वो अभी 3 ईयर का हो गया है, तो मुझे ना अभी वो एंजाइटी, जैसे मैं अगर सोचूं भी कि मैं दूसरा बच्चा करूं तो मुझे एंजाइटी होने लगती है कि वही प्रोसेस मुझे स्टार्टिंग से और अब तक ऐसे लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो थोड़ा सा खेल भी लेता है, बट वही लगता है कि दिमाग में कि जो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, तो उस डर की वजह से मैं एकदम से नो। तो इसके लिए तो ना एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी मुझे एक एडवाइस देती थी। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, एक्चुअली वो भी वर्किंग है, सो शी हैज बीन अ वर्किंग वुमन ऑल हर लाइफ, एंड आई हैव आल्सो बीन अ वर्किंग वुमन। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे हमेशा कहती थी, जब फर्स्ट बेबी हुआ था, मेरी डॉटर हुई थी, उसके बाद शी यूज्ड टू टेल अस कि ऑब्वियसली अल्टीमेटली इट वाज अप टू अस कि करना है या नहीं करना है, बट देन शी वुड टेल अस कि इफ यू आर श्योर कि करना है सेकंड, देन इट इज बेटर कि टाइम से कर लो, बिकॉज चाहे 3 साल का गैप हो, चाहे 6 साल का गैप हो, वो स्टार्ट तो स्क्रैच से ही करना है। यू नो, किसी भी स्टेज में हो, स्पेशली फॉर अ मदर, एक वो थोड़ा ब्रेक तो आता ही है।
करेक्ट। जब अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ भी रहेगी तब भी डिलीवरी के टाइम पोस्टपार्टम फेज में थोड़ा तो ब्रेक आता ही है। तो शी यूज्ड टू टेल कि करना ही है तो टाइम से कर लो। बट मुझे भी पर्सनली ये चीज लगती है कि इट इज ऑलवेज अ पर्सनल डिसीजन कि सेकंड करना है या नहीं करना है। बट इफ यू आर श्योर कि करना है, मतलब कभी तो करेंगे, करेक्ट, देन इट इज, आई फील बेटर कि टाइम से हो जाए तो इट्स गुड। ओके, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, शायद आप अच्छे से आंसर कर पाओगे इसको। मैंने ये सुना भी है और बहुत सारी चीजें मैंने देखी भी है कि अगर आप एक एज जैसे 35 के बाद एक कोई बेबी अगर प्लान करते हो तो उसमें आपके साथ तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन हो सकता है कि बच्चे के साथ भी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो ये होता है कि 90% ऐसा होता है? तो मैं आपको बिल्कुल बायोलॉजी साइंस के हिसाब से बताती हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, मैं साइंस के हिसाब से बताती हूँ। जो बेस्ट एज है ना फीमेल की, फीमेल बॉडी के हिसाब से, हार्मोन्स के हिसाब से बच्चे पैदा करने की, दैट इज अराउंड 22 to 25, 26 ईयर्स, ठीक है ना। फीमेल हार्मोन्स, फीमेल बॉडी बहुत अच्छे पीक पर होती है उस टाइम। ऑफ कोर्स आजकल करियर्स हैं, अलग टाइप का प्रोफेशंस है। मेरी खुद की भी शादी लाइक आई वाज अराउंड 27.5, 28 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं, पढ़ाई लंबे टाइम तक चलती है, लेकिन फिर भी इट इज बेस्ट कि आप टाइम से कर लें। मैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही हूँ। बिकॉज आफ्टर 26-27 ईयर्स ऑफ एज द हॉर्मोन्स एंड द सिस्टम इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है ना। एकदम से डिक्लाइन डिप नहीं हो जाता, बट वो डिक्लाइनिंग स्लोप आ जाता है, ठीक है। सो पीक एज तो वो है, ठीक है, आप पीक एज में नहीं कर पा रहे, बट उसके बाद मुझे लगता है कि आपको टाइम से कर लेना चाहिए। बिकॉज डेफिनेटली चांसेस ऑफ एनोमलीज जो आप कह रहे हो, जैसे छोटे बच्चों में टेस्ट्स भी होते हैं प्रेगनेंसी में, सिंड्रोम्स वगैरह या कोई भी एनोमली होने के चांसेस वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस ऑफ कोर्स हैं जिन्होंने 40-45 इयर्स पे भी बच्चे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, केसेस हैं। अभी वो सिद्धू मूसेवाला की मदर डिलीवर्ड बेबी, ऑफ कोर्स ऐसे केसेस हैं। एंड ऐसे भी केसेस हैं जिनमें बहुत कम 24-25 साल की एज में भी बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो गया या मदर को कॉम्प्लिकेशन हो गया। बट होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हम चांसेस देखते हैं ना किस चीज के हैं। तो डेफिनेटली इवन प्रेगनेंसी में भी, जैसे आप भी, जैसे आपका बेबी आपने बताया, प्रेगनेंसी में स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो अगर आप नोटिस करो कभी भी, मेरा भी जब फर्स्ट बेबी के साथ अल्ट्रासाउंड हुआ था, एक एनोमली स्कैन होता है, उसमें ये सिंड्रोम चांसेस, डाउन सिंड्रोम वगैरह के चांसेस पता चलते हैं। तो उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, आप अच्छे किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से करा रहे हो, तो जो रिपोर्ट्स आती हैं उनपे ग्राफ बना होता है। हम कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें नॉर्मल रेंज लिखी होती है, राइट, नॉर्मल इतना है, आपका इतना है जी। तो अगर आपने किसी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर से कराया है तो उन स्कैन्स के ऊपर भी ग्राफ बना होता है, जिनमें एक एक्सेस पर होता है आपकी एज और एक एक्सेस पर होता है चांसेस ऑफ एनोमली। आप खुद जब उस ग्राफ को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किसी के ओपिनियन इसमें कहीं मैटर नहीं करती। एज पर साइंस, एज पर आवर ओन ह्यूमन बॉडी, चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के स्टेडीली बढ़ने लग जाते हैं जैसे जैसे आप एज क्रॉस करते जाते हो। तो 35-40 डेफिनेटली चांसेस आर हायर एज कम्पेयर टू 25-26। तो उस जो स्कैन होता है उससे हम लोग देख सकते हैं कि सिंड्रोम होगा या नहीं होगा फ्यूचर बच्चे में? वो जो स्कैन होता है, देखिए 100% नहीं होते ये स्कैन्स, बट स्टिल आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ब्लड मार्कर्स होते हैं और अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं, जिसमें कुछ कुछ स्पॉट्स होते हैं जो डॉक्टर्स चेक करते हैं, कुछ बोन्स होती हैं जो डॉक्टर चेक करते हैं, जो कि सिग्निफाई करते हैं कि डाउन सिंड्रोम के लिए मेनली होता है ये टेस्ट, कि क्या चांसेस हैं सिंड्रोम्स के। एंड अगर सपोज कुछ भी अगर डॉक्टर को प्रॉब्लम लगती है तो और स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स भी होते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेसिकली, वो इंजेक्ट आउट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं मार्कर्स के लिए। उससे भी हमें आइडिया लगता है कि कुछ एनोमली बच्चे में आगे जाके हो सकती है नहीं। अगेन ये सारे टेस्ट 100% तो कुछ भी नहीं होता जब तक आपका बच्चा बाहर नहीं आ गया, बट स्टिल टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है, काफी आइडिया हमें लग जाता है स्कैन्स के थ्रू। ओके, सो क्योंकि हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो फैमिली बहुत मैटर करती है उसमें, कि आपको फैमिली का कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। सो आपके अकॉर्डिंग बच्चे को जब हम एक पाल रहे होते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बेटर होती है या फिर जॉइंट फैमिली? ये तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वैसे। न्यूक्लियर वाले बोलेंगे कि भाई एक्चुअली ठीक रहती है, और जॉइंट वाले बोलेंगे जॉइंट ठीक है।
हाँ, और इसका उल्टा भी होता है, हाँ, बिकॉज होता है ना, जैसे जिसके स्ट्रेट बाल होते हैं वो कहते हैं मुझे तो कर्ली बाल चाहिए, हाँ, जिसके कर्ली है वो कहते हैं मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए। ये वही वाली चीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज को उनमें वो लगता है। बट खैर अल्टीमेटली मैं बॉटम लाइन तो ये बोलूंगी कि दोनों ही के प्रोज एंड कॉन्स है, मुझे तो ऐसा लगता है। मैंने दोनों एक्सपीरियंस करे हैं। बाय द वे, मैं जॉइंट फैमिली में इन लॉज के साथ स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट रही हूँ, और अभी भी मैं इन लॉज के साथ ही हूँ। बट बीच में देयर हैज बीन अ टाइम इन माई लाइफ विद बोथ किड्स जब मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स वर्क। तो वहां पे हम न्यूक्लियर फैमिली में कुछ टाइम, काफी टाइम मतलब हम लोगों ने वहां पे स्पेंड किया था। तो मैंने दोनों ही फेजेस देखे हैं, एंड आई पर्सनली फील कि दोनों के ही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। न्यूक्लियर फैमिली में अगर आप रहते हो तो पॉजिटिव एक मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि यू नो, ऑब्वियसली बिकॉज लेस पीपल, हेंस लेस वॉइसेस, हेंस लेस ओपिनियंस। तो आपको जो सही लग रहा है आप वो मे भी थोड़ा बेटर तरीके से कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, ये मुझे एक चीज लगती है। बिकॉज किसी चीज के लिए अगर मैं एज पेरेंट मना करूं और वो ये चीज ग्रैंड पेरेंट्स कर दें तो वो ठीक है, वो अपने इंटेंशन से सही कर रहे हैं, मैं भी अपने इंटेंशन से सही कर रही हूँ। बट माई कंसर्न ऑलवेज इज दैट अल्टीमेटली द चाइल्ड सफर्स बिकॉज द चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज्ड, और बच्चा अपने कंफ्यूजन को अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो उसके बिहेवियर एंड बाकी चीजों में फिर रिफ्लेक्ट होता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में ऑफ कोर्स ये चीज आप अवॉइड कर सकते हो, बच्चा कंफ्यूज इतना नहीं होगा, जो आप सेट करने की कोशिश कर रहे हो वो प्रोबेबली बेटर सेट हो पाएगा चीजें। बट ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक डाउन साइड भी है, आपको सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी थ्राइव ऑन इमोशनल सपोर्ट एंड लव फ्रॉम एज मेनी प्लेसेस एज पॉसिबल। तो अगर रिलेशंस अच्छे हैं, ऑफ कोर्स रिलेशंस भी मैटर करते हैं। अगेन लाइक आई सेड, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। अगर पेरेंट्स इन लॉ के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो मुझे हमेशा ये चीज लगती थी कि बच्चों को एक दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए। Exactly. And you know, why should kids be deprived of grandparent love, and why should grandparents get deprived of grandchildren's love? That is also a very beautiful bond. Why break it knowingly? वो चीज है डेफिनेटली। एंड अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो देन ऑफ कोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टे हो गए। वही है कि नेगेटिव मुझे बस यही लगता है कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, बिकॉज जैसे मेरी भी डॉटर है, मैं उसका एग्जांपल अगर दूं तो she is very 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 attached to her grandparents, especially her grandmother. Very attached, and grandmother is very attached to her. So kabhi kabhi hota hai jaise she would you know ask certain things from her that she knows I would not give. तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं जो उसको पता है वहां से मिल जाएंगी, एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बी ऑन द सेम पेज. एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग. You know, I feel grandparents are doing their best. We as parents are trying to do our best. Nobody is right, nobody is wrong. It's just different people coexisting in the same space. So nobody is right, nobody is wrong. बस बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, मुझे वो थोड़ा सा बस लगता है. बाकी बट जो उसका पॉजिटिव है जॉइंट फैमिली का, that supersedes everything for me personally. कि जो love है, जो bonding है, मतलब I really feel very nice seeing the bonding between my daughter and grandparents. और वो फैमिली का एक जो सपोर्ट समझते हैं बच्चे, और एक फैमिली का बॉन्ड भी समझते हैं, प्यार समझते हैं कि हमारे साथ भी कोई है. रात बिरात कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ लगे, you know, we feel confident कि हमारे साथ कोई खड़ा है. And we feel secure also. Secure. तो वो जो अपसाइड है जॉइंट फैमिली का वो है. बट अगेन ये तो मेरा पर्सपेक्टिव था, बट फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव अगेन फैमिली टू फैमिली दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स है. फैमिली टू फैमिली भी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है. करेक्ट. सो मैं भी ना कुछ दिन पहले वो देख रही थी रील, शायद कल या परसों देख रही थी. उसमें एक जो लेडी थी उन्होंने एक रील बनाई थी कि जब मेरा बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है तो वो स्क्रीन टाइम दे देते हैं उसको, बहुत टीवी दिखाते हैं कि भाई देख लो, चॉकलेट दे देते हैं, सब दे देते हैं. तो इसलिए मैं उनसे बचाने के लिए जैसे वो ना तो मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है मुझे बच्चे के साथ, सो दैट कि वो ज्यादा स्क्रीन टाइम ना करे, ज्यादा चॉकलेट और ये सब चीजें ना खाए. सो स्क्रीन टाइम और ये जो चॉकलेट वाला जो प्यार है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ. आप मुझसे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछे. मुझे वापस घर जाना है. ओके, सो या मतलब मैं समझ रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हो, बिकॉज मैं पर्सनली मेरा जो पेज है, मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम के ऊपर, मेरा काफी ज्यादा वर्क है, मैं काफी बात करती हूँ स्क्रीन टाइम के ऊपर आजकल. तो बिकॉज काफी लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो ऐसा ऑलमोस्ट 2 या 3
मैसेजेस तो मैं ऐसे हर दिन पढ़ती ही हूँ स्क्रीन टाइम को लेके, जिसमें ये वाली चीज होती है कि टिपिकल थिंग कि मैं तो नहीं दिखाती बट दादा दादी दिखा देते हैं, तो मैं मना नहीं कर सकती। या फिर बहुत बड़ी फैमिली है तो जेठ के बच्चे देखते हैं, टिपिकल थिंग्स, ये टिपिकल मैसेजेस होते हैं जो मैं हर दिन पढ़ती हूँ, तो आई नो दिस सिचुएशन। तो उसमें सिचुएशन तो डेफिनेटली है, बिल्कुल है, आई वुड अग्री। मैं बस उसका जो एक टिप्पणी तो नहीं करूंगी मैं, बिकॉज क्या ही बोलूं मैं, सब जगह अलग सिचुएशन है, जिसको डील करना पड़ता है उसी को पता है क्या सिचुएशन है। बट मैं सिर्फ जो अपनी तरफ से पॉसिबल सॉल्यूशन बता सकती हूँ, उसमें मैं बस यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा ग्रैंड पेरेंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे लगता है आजकल हमें देना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है हम थोड़ा कम देते हैं अपने इन लॉज को, स्पेशली सास होती हैं जो या ससुर भी हैं, हमें लगता है हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें कम देते हैं। चीजों पे हम नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं या दिल पे बहुत जल्दी लगा लेते हैं, तो हमें थोड़ा उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह मुझे लगता है देखें ज्यादा। एंड अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बहुत गलत है जो वो हो रही है और हमें लगता है हमारा बच्चा है ना हो वो चीज, तो मे बी हम ट्राई कर सकते हैं उन्हें थोड़ा सा एजुकेट करने की। देखो, आपको कैसे पता चला कि स्क्रीन टाइम गलत है? क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा होगा या आपको कहीं से अवेयरनेस मिली, या फिर आप बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत ज्यादा आता है, लोग कंज्यूम बहुत करते हैं कंटेंट जिसमें उसके अगेंस्ट बात होती है, तो आपकी नॉलेज बढ़ी वहां से, तो आपको पता चला। उन लोगों को वो नॉलेज नहीं है, उन लोगों ने अपने टाइम पे ये रील्स नहीं देखी कि आप टीवी मत दिखाओ, टीवी से ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। उनके लिए टीवी इज एसोसिएटेड विद फन, क्योंकि उनके जमाने में उनके टाइम पर टीवीज होते नहीं थे, इट वाज लग्जरी, और जब वो आए तो बच्चे बहुत एक्साइटेडली देखते थे, वो जमाना बहुत अलग था। सो फॉर देम टीवी इज एसोसिएटेड विद फन, जिसको कोई फायदा, मतलब कि क्यों कराना है बच्चे को डिप्राइव फन से, कोई नेगेटिव फन नहीं है। बट आज के जमाने में जो वो टीवी देखा करते थे हम, कार्टून नेटवर्क, दैट हैज चेंज्ड टू नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में, उस जमाने के स्क्रीन टाइम में और आज के स्क्रीन टाइम में। तो इसीलिए हमें जहां से नॉलेज मिली है, हमें मे बी ट्राई कर सकते हैं हम इन लॉज को भी वो नॉलेज देने की, कि हम उन्हें मे बी अच्छे से बताएं, अच्छे नोट पर बात करें उनसे कि मैंने कहीं पढ़ा है, या जो भी आप उनको भी वो रील दिखाइए जहां भी आपने ये नॉलेज ली है कि नहीं दिखाना चाहिए। या फिर आप अपने हस्बैंड से भी बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं काफी लोगों को ये चीज सजेस्ट करती हूँ कि कई बार एज डॉटर इन लॉ आप नहीं बोल पाते अपने इन लॉज को, बट हस्बैंड्स तो बोल सकते हैं, राइट? तो अगर आपके हस्बैंड के साथ इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ डायनामिक, तो आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कर सकते हो, देन हस्बैंड कैन फर्दर टॉक एंड डिस्कस अबाउट दिस थिंग। काफी लेकिन सिचुएशन मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें हस्बैंड इज ऑल्सो टुवर्ड्स, हाँ मुझे पता है ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। तो उसमें एक और मैं सोल्यूशन काफी लोगों को देती हूँ कि आप डॉक्टर का नाम लगा के बोल दो, मे बी आजकल तो इट्स नॉट अनकॉमन टू हैव ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशंस। आप मे बी कुछ कह सकते हो कि मैंने कुछ कंसल्टेशन ली थी तो डॉक्टर ने मना किया है, ऐसा कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो। इट्स जस्ट a hack. I won't be able to use this at home now. But yes, this is what people can try. These are some things that people can try. बाकी आप एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहती हूँ, स्पेशली स्क्रीन टाइम से रिलेटेड। आपने दो चीजें बोली, स्क्रीन टाइम और चॉकलेट, मैं दोनों के लिए बताऊंगी। अगर आप अपने पेरेंट्स इन लॉ को ये बोल रहे हो कि आप बच्चों को स्क्रीन टाइम मत दिखाओ, स्पेशली इफ यू आर नॉट एट होम या फिर यू आर बिजी विद सम अदर वर्क, अगर आप अपने पेरेंट्स इन लॉ को कह रहे हो आप स्क्रीन टाइम मत दिखाओ, तो स्क्रीन टाइम नहीं दिखा के क्या करना है बच्चे के साथ, ये उनको कौन बताएगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी भी वो एज है, उनके अंदर वो इतना स्टैमिना नहीं है कि वो भागेंगे बच्चे के पीछे पीछे पूरे दिन, और वो कर चुके हैं अपने बच्चों के साथ, राइट? इट इज अ प्रिविलेज दैट यू हैव कि आपके बच्चे को कोई देखने वाला है आपके पास घर में, राइट? फॉर एनी रीजन। तो उस फ्री टाइम में अगर आप चाहते हो आपका बच्चा स्क्रीन ना देखे, तो ना देखे तो क्या करना है, दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल योर इन लॉज, यू एक्सप्लेन टू देम कुछ ऐसी चीजें जो वो कर सकें, तब आप फिर फिर उसके बाद आप देखो क्या होता है। सो अपनी साइड से तो डेफिनेटली आई फील यू शुड ट्राई योर बेस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि दिखा देते हैं मैं क्या करूं। सो बिकॉज अल्टीमेटली बच्चा तो आपका ही है। तो आपको क्या लगता है कि इस एज में बच्चे को दिखाना चाहिए? देखिए, दिखाना चाहिए वाली तो कोई भी मतलब मेरा मतलब दिखाना चाहिए तो हमारे लिए भी नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, सो
अगेन मैं ना बहुत फैक्चुअल बातें करती हूँ, बिकॉज मेरी काफी कंटेंट पे मेरी खुद की ट्रोलिंग बहुत होती है. हाँ. आप समझ सकते हो कैसी, बट मैं इसलिए बहुत साइंटिफिक फैक्ट्स के हिसाब से ही बोल रही हूँ. मैं अपनी ओपिनियंस नहीं दे रही हूँ इन चीजों में. तो 2 साल से जो कम के बच्चे होते हैं ना, और ये तो WHO के गाइडलाइंस हैं, ठीक है, गाइडलाइंस हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड है लिटरेचर में. 2 साल से पहले तो स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0 होना चाहिए स्क्रीन टाइम 2 साल से पहले. एंड स्क्रीन टाइम इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम. इट इंक्लूड्स टीवी. काफी लोग कहते हैं नहीं, काफी लोग स्क्रीन टाइम को सिर्फ मोबाइल से एसोसिएट करते हैं, एंड दे फील कि चलो हम तो थोड़ा सा सिर्फ टीवी दिखाते हैं, बट नहीं. स्क्रीन टाइम इंक्लूड्स टेलीविजन, इट इंक्लूड्स टैबलेट्स, योर मोबाइल्स ऑफ कोर्स, लैपटॉप्स और एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, ठीक है ना, जिसको पैसिवली बच्चा देख रहा है. जी जी. तो वो 2 साल से पहले तो बिल्कुल 0 होना चाहिए. 2 साल के बाद जो है 2 से इनफैक्ट 6 साल 7 साल तक भी हर जगह ये चीज लिखी गई है कि आप जैसे 2 से 4 साल तक आप हाफ एन आवर दिखा सकते हो दिन में, पूरे दिन में टोटल. फिर उसके बाद आप 1 आवर तक दिखा सकते हो. ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रेंज बढ़ता जाता है, बट उसके भी एक रूल्स होने चाहिए. अगर आप सपोज दिन में हाफ एन आवर दिखा रहे हो या 1 आवर दिखा रहे हो, तो स्क्रीन टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चे को बस कुछ भी चलाया बिठाया और बच्चा देख रहा है. ट्राई टू मेक इट एज एंगेजिंग एज पॉसिबल. एक्चुअली सबसे बड़ा जो नेगेटिव है ना स्क्रीन टाइम का, वो यही है दैट स्क्रीन टाइम इज पैसिव कम्युनिकेशन. जी. जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, वी आर एक्टिवली कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना, बट जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमसे बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ हमारी बात सुन रहे हैं. yes. तो वो पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को. हम एक्टिवली एंगेज हो रहे हैं. तो जब हम पैसिवली कंज्यूम करते हैं, अब हमें तो जो लोग सुन रहे हैं वो बड़े हैं उम्र में, ठीक है ना, तो उनको ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके ब्रेन सारे पाथवेज डेवलप हो चुके हैं. बट छोटा बच्चा 11 महीने 12 महीने 15 महीने का बच्चा, 2 साल का बच्चा, काफी आप मानोगे नहीं, काफी पेरेंट्स 6-7 महीने के बच्चों को बिठा देते हैं. बच्चा आई एम श्योर वो क्या ही देखता होगा, देख भी नहीं पाता होगा, बट स्टिल पीपल शो. तो जिस बच्चे के दिमाग में सारे न्यूरल पाथवेज फॉर्म ही नहीं हुए, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ अच्छे से, वो जब पैसिवली कंज्यूम करता है कंटेंट को, तो वो चीज फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाती है. बच्चे के आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं. तो इसीलिए इवन 2 years के बाद भी लेस इज बेटर. ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये आपको सब जगह गाइडलाइंस में मिलेंगे. लेस इज बेटर. तो मिनिमम मतलब मैक्सिमम लिमिट सब जगह दी गई है. 2 years ऑनवर्ड्स आप हाफ एन आवर दिखा दो, 4 years ऑनवर्ड्स 1 hour दिखा सकते हो. क्वालिटी कंटेंट की अच्छी होनी चाहिए. इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप खुद बच्चे के साइड में बैठे हो एंड जो भी कुछ चल रहा है आप बीच बीच में कुछ बच्चे से बात कर लो, ताकि बच्चा बिल्कुल अगेन एक्टिव कम्युनिकेशन ताकि थोड़ा सा बीच में आ जाए. जी. इसलिए एंड ऑफ कोर्स लेस इज बेटर, वो चीज तो सब जगह है. अभी ना यूट्यूब किड्स भी निकाला है, जिसकी वजह से मतलब यूट्यूब पे क्या है ना कि अब कंटेंट थोड़ा सा एडल्ट वाला आने लगा है. हाँ. और बच्चे कुछ अजीब ही कंटेंट देखने लगते हैं. अभी कुछ कोरियन पता नहीं कोरियन का एक वर्जन आया है जिसमें स्पाइडरमैन बन जाते हैं, उसमें वो मारते हैं, जिसकी वजह से मैंने बहुत बच्चे देखे, जैसे मेरा बच्चा भी देखने शुरू कर दिया था उसने. तो मैंने एकदम से उस पर रोक लगाई और मैंने YT किड्स उसको डाउनलोड करके दिया कि सिर्फ तुम यही देखोगे. तो और रील्स का भी एक इफेक्ट पड़ता है. रील्स में आई थिंक अमेरिकन गाइडलाइंस में कुछ निकाला है उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली मैंने ध्यान नहीं दिया कि रील्स बच्चों के लिए बहुत खराब है. बहुत खराब है. हमारे लिए ही खराब है. आप सोचो कोकोमेलन जो आता था, कोकोमेलन के ऊपर भी है, अमेरिका में वो बैन कर दिया गया. हाँ, एक्चुअली क्या है ना, बहुत जल्दी जल्दी स्क्रीन चेंज होता है. जी, कोकोमेलन में भी एंड रील्स में भी ये बहुत शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है. जो कंटेंट रील्स आर आल्सो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो आप बोल रहे हो गाइडलाइंस, वो ये है, जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. जो हर एक स्क्रीन चेंज पे डोपामिन रश होता है, डोपामिन रिलीज होता है बॉडी में. ओके. एंड देन योर बॉडी बिकम्स एडिक्टेड टू इट. Then your body becomes addicted to that level of dopamine rush, that level of dopamine release. उसके बाद जब आपको वो आदत हो जाएगी और वो नॉर्मल लाइफ में तो सब कुछ स्टिल है ना एज कम्पेयर टू अ स्क्रीन, तो वो डोपामिन रश मिल नहीं पाता. तो वहां प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है. ये वही हो जाता है जैसे किसी को ड्रग्स लेने की आदत हो गई है और फिर उसे नहीं मिल रही, तो वो जो तड़पन होगी बॉडी में, बच्चे फिर वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं. इसीलिए ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, जैसे आप बोल रहे हो रील्स हो गई, अरे छोटे बच्चों का तो डेफिनेटली होता है, आप बड़ों का ही सोचो. मैंने इवन अडल्ट्स बहुत लोग देखे हैं ऐसे, रील्स देखना स्टार्ट करते हैं, उनके 2-2 3-3 घंटे कहाँ चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता. करेक्ट. ऐसा ये बहुत कॉमन, ये हमारे साथ रील्स बहुत एडिक्टिव हो गई हैं आपके, बिकॉज इट इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. हमें एक्चुअली रील्स में क्या है ना, हमें ऐसा फील होता है क्योंकि वो इतनी छोटी है, सो इट गिव्स अ
pseudo feeling, it gives a false feeling that we are efficiently watching something by saving our time because it is very short. तो instead of watching a full movie on Netflix, थोड़ी सी रील्स देख लो, तो थोड़ा सा रील्स देख लो, छोटी छोटी सी रील्स है, टाइम कम लगेगा, मूवी तो 2 घंटे की कौन देखेगा. बट एक्चुअली वो इतना एडिक्शन क्रिएट कर देती है, इतना ज्यादा डोपामिन रिलीज हो जाता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है तो शॉर्ट फॉर्म में टक 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 जल्दी जल्दी बनाना होता है उस कंटेंट को, सारी चीजें आपको 90 सेकंड में डालनी होती है, डोपामिन रिलीज होता है, तो इसलिए आप फिर उससे एडिक्ट हो जाते हो. तो इसीलिए अमेरिका ने बैन किया है कोकोमेलन को भी. कोकोमेलन का तो बहुत ज्यादा आता है आजकल. कोकोमेलन पे एक तो ये कि स्क्रीन चेंज बहुत ज्यादा फास्ट है, कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, इसी वजह से बच्चे के लिए बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है. यूट्यूब जैसे आप बोल रहे हो ना, यूट्यूब तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके बच्चे 2 साल से बड़े हैं और आप उन्हें कुछ कंटेंट आपको दिखाना ही है, यूट्यूब आई फील इज वन प्लेटफॉर्म दैट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट्स. यूट्यूब में क्या, एंड आई मीन यूट्यूब किड्स ऑल्सो, आई विल टेल यू व्हाई. यूट्यूब का तो एक तो क्या है कि ऑटो प्ले पे होता है मोस्टली, ठीक है ना. एक वीडियो खत्म हुई, नेक्स्ट वीडियो कुछ ना कुछ अपने आप स्टार्ट हो गई, ठीक है. बिकॉज अगर ऑटो प्ले पे नहीं है, वीडियो खत्म हो गई, फिर बच्चा आपका चिल्लाएगा और सजेशन में तो भी आप आती खुद है. ही आप उसको ऑटो प्ले पे जनरली डाल देते हो, सजेशंस में आती है. एंड यूट्यूब पे क्या ना, अगर आपने एक वीडियो चलाई, जैसे आपने पेपा चलाया, तो 2-3 एपिसोड पेपा के आएंगे, उसके बाद कुछ भी पेपा में कुछ भी रिलेटेड कुछ और आने लगेगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ और आने लगेगा. तो वो चेन चलते चलते कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगी. तो इसीलिए अगर आप स्क्रीन दिखा रहे हो एज अ पेरेंट, देन यू शुड बी वेरी अटेंटिव कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड कैन बी स्केरी. बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं. एंड यूट्यूब किड्स की जो आप बोल रहे हो, यूट्यूब किड्स इज डेफिनेटली a safer option as compared to YouTube or Netflix. No, Netflix is much safer. I'll tell you why. The difference between YouTube and any other OTT platforms. YouTube Kids में भी क्या है ना, actually बहुत ज्यादा अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था कि काफी ज्यादा एनिमेटेड कार्टून फॉर्म में, कार्टून डिस्गाइज्ड फॉर्म में पीपल वुड पोस्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट. So these kind of things had started happening. Maybe it has been taken down, maybe restrictions उसके हो गए हों, but still this is very much possible in YouTube. तो YouTube वगैरह वाली जो चीजें हैं जिसमें randomly चीजें प्ले होती चली जाती हैं, वो बच्चे को बहुत ज्यादा prolonged एक एडिक्टिव बिल्कुल फेज में डाल देती हैं. Netflix on the other hand and any other OTT, Hotstar हो गया आपका, Prime हो गया, any OTT प्लेटफॉर्म, उसमें आपका कंट्रोल रहता है. एक तो वो ऑटो प्ले पे नहीं होता अनलेस आप एक सीरीज देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना. एंड देन सपोज फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे पेपा पिग है, आपने पेपा पिग लगाया नेटफ्लिक्स पे, तो वो आपको पता है दैट इज ओरिजिनल पेपा पिग, एंड पेपा पिग का ही नेक्स्ट एपिसोड प्ले होते जाएंगे. ऐसा नहीं है कि 2 एपिसोड के बाद कुछ और आ जाएगा. बट अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब पे पहली चीज तो ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है ना. यूट्यूब डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट. अगर आप पेपा पिग देख रहे हो तो पेपा पिग के काफी सारे ड्यूप वर्जन्स भी हैं. हाँ, पेपा पिग एक बार मैंने खुद यूट्यूब पर देखा है. पेपा पिग एक ऐसी थी जो मुझे लगा थोड़ा सा ऑड सा पेपा लग रही है, यू नो, शी हैड वेरी थिक आईब्रोज एंड ऑल. आई वाज लाइक वेरी लुकिंग वेरी ऑड. मैंने कहा चल देखते हैं क्या दिखा रहे हैं. And they showed an episode where Peppa was very angry and she was cursing and she was having a dream where the school is on fire. मतलब very gory content. तो आई वाज लाइक, एंड देन आई रियलाइज, आई रिसर्च कि ये इतना ज्यादा ड्यूप वर्जन्स है ना, और आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर. इसीलिए बहुत लोग हैं आजकल, काफी जगह लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं. जो आप कंटेंट बता रहे हो ना, ये सबकॉन्शियसली बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है, बहुत इफेक्ट करता है. काफी केसेस में पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है कि बच्चे को ना नींद नहीं आती है रात को, बच्चा बहुत ज्यादा उठता है बार बार रात को, चिल्लाता है. तो काफी बार ये डिस्कशन हो चुका है पेरेंट्स का. देन आई ट्राई टू टेक सम हिस्ट्री, आई ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ देयर सिचुएशन की कब खाता है, कब सोता है, क्या करता है, शेड्यूल का है. एंड बहुत केसेस में आई रियलाइज कि इवनिंग टाइम में, रात के टाइम में वॉचेज स्क्रीन्स. तो बच्चों को इतनी ज्यादा वो विविडली चीजें नजर आती हैं कि वो बच्चों को एक नाइटमेरिश बन जाता है वो बच्चों के लिए. तो अगर आपको कंटेंट दिखाना ही है तो कोई अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म का आप सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें एटलीस्ट कंट्रोल्ड होता है. एक तो बच्चों के हाथ में नहीं होता नेक्स्ट कुछ भी करा, आप अपने फोन से उसको कंट्रोल करो, कास्ट करो. मोबाइल तो वैसे ही ट्राई टू अवॉइड. दिखाना भी है तो आप टीवी दिखा दो, कास्ट करो, अपने हिसाब से कंट्रोल दिखाओ. यू नो कि कुछ भी नहीं चल जाएगा रैंडमली. तो दैट आई थिंक इज स्टिल बेटर.
than kids randomly watching anything. मुझे लगता है फेसबुक सबसे खतरनाक होता जा रहा है, बहुत खतरनाक होता है. मतलब मैं भी कुछ भी कंटेंट देखती हूँ ना, उसमें इतना खराब कंटेंट आता है. ओ गॉड. सो बच्चों के लिए तो अगर मतलब देखिए, बड़ों का तो ये है कि बड़ों के ऊपर है वो क्या देखना चाहते हैं, एंड उनके ऊपर है. बाकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, देयर इज अ लॉट ऑफ एल्गोरिदम वर्किंग, सो दे समटाइम्स स्टार्ट पुटिंग. देखिए मोस्टली तो होता ही, आपने भी सुना होगा, आप जिस तरह का कंटेंट देखते हो आपको वो दिखता है, बिकॉज इट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एल्गोरिदम है ये. लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी कुछ रैंडम कंटेंट दिख जाता है जो जिस तरीके का आपने पहले नहीं देखा है. दैट इज जस्ट द एआई टेस्टिंग यू, टेस्टिंग योर इंटरेस्ट. अगर आपने वो नहीं एंगेज किया तो वो उस टाइप का कंटेंट आपको दिखाना बंद कर देगा. तो बड़ों का तो लेकिन ये है, ऑफ कोर्स बड़ों को एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उनके अंदर कि उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है. बच्चों के लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट्स व्हाट आई फील, एंड वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव, बिकॉज एटलीस्ट बच्चे जब तक बड़े नहीं होते, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम, बिकॉज ये ऑफ कोर्स ऑनलाइन वर्ल्ड कैन बी स्कैरी, कैन बी डेंजरस. बिल्कुल, वो तो होता ही जा रहा है एआई के थ्रू. बिल्कुल. सो आजकल की जो मम्मियां हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? आजकल की टिप्स तो बहुत सारी, वैसे तो मेरे पास पिटारा है, मैं कुछ ना कुछ बात करती रहती हूँ मम्मियों से. मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे मदर्स से बात करना. मुझे काफी बार किसी भी गैदरिंग में या कहीं काफी बार कोई मदर्स मिलती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों की स्टोरीज जानना, उनसे बात करना. तो जितनी मेरी बात होती है मदर्स से आज तक हुई है, मैं जनरल कुछ जो टिप्स देना चाहूंगी, वो एक चीज तो ये है कि अपने आप को टाइम दो. काफी बार वी लूज आवरसेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ पेरेंटिंग और maintaining the house, being a daughter-in-law, being a wife, and of course being a mother once you have kids. So sometimes we lose our own identity. I think that is very important. आप अपने आप पे definitely focus करो, वो बहुत जरूरी है. आप अपने आप को जब only when you are a happy and satisfied human being yourself will you be able to transmit that positivity into anybody else, be it your kid or your husband or your house or anybody around you. तो आप खुद अपने आप को अपने आप पे थोड़ा फोकस करो, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ. बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं. आपको कुछ खाने का पसंद है जो जनरली ज्यादा घर में नहीं बनता, आप कभी भी छुट्टी है कुछ भी है तो आप अपने लिए वो चीज बनाओ, बड़ी थोड़ी सी अपने लिए बनाओ, बट बनाओ, खाओ. मेरे घर पे भी होता है ऐसा, कुछ चीजें हैं जो मेरा पर्टिकुलर टेस्ट है बट सब नहीं खाते, बट मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत बना लेती हूँ. एंड डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बी ईजी. आपका बच्चा अगर 2 साल का है तो आप भी सिर्फ 2 साल की ही मदर हो. You may be a 35-year-old woman, but आप 35-year-old mother नहीं हो. You are just a 2-year-old mother. आपको भी 2 ही साल हुए हैं, तो आप भी उतने ही लर्निंग फेज में हो जितना आपका बच्चा है. So, पर आपको लगता है कि पहला बच्चा होता है उसमें ज्यादा डिफिकल्ट होता है और सेकंड बच्चे में थोड़ा सा इजी गोइंग होता है? So I would say in some ways it is easier, क्योंकि in just the sense कि आप थोड़ा सा तो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, स्पेशली जिसका भी सेकंड नहीं हुआ है, या कोई जैसे आपको अगर प्लान करना हो या कोई भी अगर प्लान करे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली ये चीज है कि जैसे प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है तो यू आर एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिपेयर्ड. जैसे मैंने बोला था पहले भी, आपको डायपर खरीदने हैं या आपको कुछ भी खरीदना है, क्या प्रोसेस कैसे होगा, तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो सेकंड में, बिकॉज आपने फर्स्ट हैंड वो चीज पहले में करी होती है. बट दोनों बच्चे पहला दूसरा बहुत अलग हो सकते हैं, प्रेगनेंसीज बहुत अलग हो सकती है. मेरे केसेस में भी इवन फ्रॉम माई प्रेगनेंसी ही बहुत डिफरेंसेस थे. मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में काफी डिफरेंट फीलिंग्स और काफी डिफरेंट चीजें हुई मुझे एक्सपीरियंस. बट हाँ, ऑफ कोर्स डिलीवरी का जो प्रोसेस था, क्या फील हुआ पोस्टमार्टम, वो एटलीस्ट मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड तो थी. सो आई वुडंट से कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो आप, बिकॉज आपने खुद एक्सपीरियंस किया है एक बार. एंड जब बच्चा आपका हो गया, फिर जब आपका बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, तब तो खैर दोनों बच्चे बहुत अलग होते हैं. कुछ बच्चे सेम भी होते हैं बट बहुत अलग भी हो सकते हैं. मेरे दोनों बच्चे बहुत डिफरेंट हैं,
बहुत ज्यादा। यू नो मेरी डॉटर को अगर मैं अपने बेटे की एज में इमेजिन करूं तो उस टाइम वो बहुत डिफरेंट चीजें करती थी, एंड अभी भी शी इज वेरी डिफरेंट। बट आपको लगता है लड़का और लड़की में बहुत फर्क होता है? मतलब लड़की तो बहुत सॉफ्ट होती है, वो बचपन से ही, मतलब कि अगर उसको बोल रहे हो कि यहाँ पे बैठ जाओ तो वो बैठ जाती है, और लड़के सबसे ज्यादा एक उत्पाती होते हैं, बहुत ज्यादा उत्पाती। बहुत ज्यादा वेरी करता है। मैंने ऐसे लड़कियां भी देखी हैं जो बहुत उत्पाती हैं, और मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं बहुत शांत है। लेकिन जैसे मेरे केस में तो है ऐसा जो आपने बोला, मैं इट कुड बी अ कोइंसिडेंस आल्सो, बट मेरे केस में है डेफिनेटली। मेरी जो डॉटर है शी इज नॉटी बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉटी। मैं इमेजिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लेकर आऊं उनको, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ अपनी डॉटर को बैठ के, you know that she's sitting, and if I give her a book, if I explain to her that okay mama is busy, so I can imagine her sitting and giving me time। मैं बेटे को इमेजिन नहीं कर सकती, और ऐसा नहीं एज डिफरेंस की वजह से नहीं, इवन अगर मेरी डॉटर छोटी होती तब भी आई कुड हैव इमेजिन्ड हर, बट मेरे बेटे को तो मैं यहाँ चढ़ा हुआ कहीं कुछ भी करता हुआ इमेजिन कर सकती हूँ। तो वो तो है, मेरे बच्चों में तो है डिफरेंस, बट देन बॉय एंड गर्ल का कितना फर्क है आई डोंट नो। जैसे आई गिव यू अनदर एग्जांपल, मेरी बड़ी सिस्टर है, शी हैज 2 sons, दोनों बेटे हैं उनके दोनों बेटों में बहुत फर्क है। दोनों बेटे हैं जबकि सन्स हैं दोनों। तो जो पहला बेटा है उनका, वो जब हुआ था वो बहुत शांत, यू नो वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अभी तो ही इज अराउंड 11 years of age, वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। मतलब वो जब छोटा था ना तो कहीं कोई किसी और को जोर से आवाज लगा के बुला देता था तो ही वुड स्टार्ट क्राइंग। ही वाज वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अभी वो बहुत प्यारा जेंटल है। जो छोटा वाला है ही हैज ऑलवेज बिन सो नॉटी, वो तो बहुत ज्यादा शैतान है। सो दोनों बेटे हैं जबकि दोनों। सो जेंडर वाइज आई डोंट नो, एक तो जेंडर वाइज डिफरेंशिएशन हो गया। एक और डिफरेंशिएशन जो मैंने काफी बार देखा है वो फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड का भी होता है। हाँ। तो आजकल रील भी चल रही है इस पे बहुत ज्यादा, मैंने देखी है, फर्स्ट बॉर्न एंड सेकंड बॉर्न। आई डोंट नो, मे बी आई सी इट। मेरा तो फर्स्ट बॉर्न ही बहुत पाती है। बट एज अ जनरल मैंने ट्रेंड देखा है कि फर्स्ट बॉर्न थोड़ा हाँ, एंड सेकंड वन इज वेरी यू नो वैसा थोड़ा नॉटी, बट मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के मैं देखे। इसी चीज में पूछना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा रील भी बहुत वायरल हो रही है कि आप डॉक्टर हो, मतलब आप डेंटिस्ट हो, बट आप बता सकते हो ये चीज, तो कि क्या ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि बहुत रील वायरल हो रही थी कि लड़का होता है तो उसकी बेली ऐसे होती है, मतलब जब प्रेगनेंसी आप फेस में होते हो, और जब लड़की होती है तो उसकी बेली गोल होती है, कुछ ऐसा भी होता है कि आप कर सकते हो? देखिए डिफरेंशिएट इस चीजों इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो साइंटिफिक एस्पेक्ट हो गया, और एक हो गया कि जो दादी नानी मम्मी जो कहते हैं वो वाली बातें होती हैं। तो जो साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ ऐसा जेंडर वाइज बेली का डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ इतना नहीं है। बहुत माइनर डिफरेंसेस कभी कभी हो सकते हैं, बिकॉज जो बॉयज होते हैं दे टेंड टू बी अ लिटिल लार्जर एंड हेवी बोन्ड या ब्रॉडर बोन्ड, बट देन इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बेली का राउंडेडनेस ऊपर नीचे वो प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है। काफी लोगों को लो प्लेसेंटा होता है, ऊपर होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, बट खाने के बारे में बता सकते हैं अगर कि मीठा पसंद है या तो ये भी ना मैंने बहुत डिफरेंसेस देखे। पता है मैंने एक चीज जो मुझे लगी है, अगेन हर एक के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, बट वो मैं दादी नानी वाला बता रही हूँ आपको। सो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, I was I think in my 7th or 8th month, my mother had come to my house and she saw me and she just said देखते ही लड़की, पक्का 100%, and she was absolutely confident. Okay. तो and then of course I had my daughter. फिर जब सेकेंड टाइम था मेरा बेटा तो she was not like she didn't say it but then after my delivery, after I had my son, she said कि लग तो रहा था, but ऐसा बोला नहीं हमने, but then हाँ लग तो रहा था बेटा ही है। And I remember I have a भाभी, she was expecting, काफी अब तो बड़ा है उनका बेटा, when she was expecting, मैं तब छोटी थी, तो मुझे अभी तक याद है my mother and I have मौसी also, वो लोग बिल्कुल they were so sure कि it's a boy. And they had also started shopping boy के उससे कि blue चीजें and you know like that. And my भाभी really wanted a girl. Okay. So she used to tell them कि नहीं ऐसा क्या है वो, but they were like नहीं देख लेना कैसे हो जाएगी, लड़का ही होगा। And she had a boy only. बट मुझे लगता है टेस्ट का तो मैटर नहीं करता। पता नहीं, मतलब टेस्ट वगैरह का तो मैंने बहुत ज्यादा, जैसे मेरे साथ बहुत उल्टा हुआ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके साथ बिल्कुल ही उल्टा हुआ। जैसे आपका बॉय है, हाँ, तो आपको क्या पसंद था, मीठा या वैसा? मीठा।
ऐसा मैंने सुना है कि जब लड़का होता है तो काफी लोग कहते हैं थोड़ा मीठा टेस्ट होता है, और लड़की होती है तो प्रोबेबली थोड़ा वो, लेकिन आई डोंट नो, मेरे केस में तो उल्टा ही हुआ था. सो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर आई डेवलप्ड अ स्वीट टूथ, जो कि मेरा नहीं था. मतलब मुझे इतना क्लियर पता चला था बिकॉज जनरली आई हैव नेवर हैड अ स्वीट टूथ. मीठा मुझे पसंद नहीं है. ओके. बट उस टाइम मुझे होती थी क्रेविंग एंड आई हैड माय डॉटर. जब मेरा बेटा हुआ है उस वाली प्रेगनेंसी में आई थिंक मुझे चटपटी चीजों का भी थोड़ा ज्यादा होता था. आई थिंक सो, बट वो पता नहीं, ये मैंने टेस्ट वाला ना बहुत डिफरेंट देखा है लोगों का एक्सपीरियंसेस. कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं. हाँ. वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी बोल लेते हैं कुछ लोग. हाँ. इनफैक्ट क्या होता है उसी में डिफरेंसेस है. कुछ लोग कहते हैं कि लड़की में मीठा, कुछ लोग कहते हैं लड़की में तीखा. हाँ. वो बहुत डिफरेंसेस हैं. आप कोई रील डालो ना अगर कि व्हाट इज योर ओपिनियन, तो देखना आपका कमेंट सेक्शन ही डिफरेंट ओपिनियन से भर जाएगा. बहुत डिफरेंट ओपिनियन है, और मैंने खुद भी लोगों के बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देखे हैं. सो वो प्रिडिक्शन जो वो होता है नुस्खों पे, दैट आई फील इज जस्ट, पुराने लोग कर लेते थे वैसे. वो थोड़ा मुझे लगता है हमारी जनरेशन में अब वो थोड़ा फन साइड में चला गया है कि हाँ, बट पुराने लोग हाँ काफी चीजों के बेसिस पे, और काफी बार सही भी हो जाते थे. उनके के ग्लो से भी कुछ फेस के वो एक्चुअली आई थिंक ऐसा बोलते हैं कि जब लड़की होती है तो थोड़ा ग्लो होता है, एंड जब लड़का होता है तो थोड़ी डलनेस होती है. सो दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड. आपने किया एक्सपीरियंस? सो व्हेन आई हैड माय डॉटर in my first pregnancy, I was a little थोड़ा सा glowy, I can say. थोड़ा मैं फूल भी ज्यादा गई थी. I was more rounded overall. And मेरा फेस भी काफी गोल मटोल सा हो गया था. And I had a certain glow. When I had my son, when I was expecting my son, that time I used to be very थका हुआ, tired. मैंने इतना ज्यादा गेन नहीं करा था. More on the tummy only. Overall मैं rounded नहीं थी बेटे के टाइम पे. So this also a lot of people say कि गर्ल के टाइम पे ओवरऑल आप राउंडेड हो जाते हो, बॉयज के टाइम पे आगे टमी रहता है, ओवरऑल नहीं राउंडेड होते. आई मीन आई डोंट नो, पीपल से दिस. तो लेकिन आई ऑल्सो एसोसिएट माई टायर्डनेस इन माई सेकेंड प्रेगनेंसी विद द फैक्ट दैट आई ऑलरेडी हैड वन चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ. तो आई हैड मोर टू डील विद, आई हैड मोर ऑन माई प्लेट. दैट्स वाई मे बी आई यूज्ड टू बी मोर टायर्ड. बट आई डोंट नो, इसका आई थिंक इट शुड बी कन्फाइंड टू साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, बट साइंटिफिक कुछ भी नहीं है. प्रिडिक्शन इज इम्पॉसिबल अनलेस यू डू इट बाय स्कैन्स, जो कि आप वो तो इंडिया में तो आप वो इट इज इलीगल फॉर गुड रीजंस. तो ठीक है, फन तक ही जब तक कन्फाइंड रहे तो आई थिंक ये चीजें अच्छी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जब बेटा हुआ था ना, तो मुझे एक बहुत टिपिकल सी चीज अभी तक याद है. काफी महीनों तक मुझसे काफी मदर्स ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने बेटा कैसे किया, यू नो, बिकॉज दे थॉट कि बेटी है पहले तो अब बेटे के लिए क्या करें, यू नो, कि आपने इसीलिए मे बी किया होगा कि बेटा मतलब बेटा हो जाए, बेटे के लिए कैसे बेटा किया. आई यूज्ड टू टेल देम कि बस आप यू नो जस्ट कीप इट कन्फाइंड टू फन. जेंडर वाली जो चीज होती है, इफ इट रियली मैटर्स टू यू तो फिर यू शुड कंसिडर योर प्लानिंग ओनली, रिकंसिडर. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच हमारे एपिसोड में आने के लिए, और मतलब बड़ी अच्छी सी पंचायत करी हम लोगों ने ना. हाँ. सास ससुर बच्चे. सो थैंक यू सो मच. हमारे ये कंटेंट क्रिएटर है, मैं बताना भूल गई, सॉरी. सो ये कंटेंट क्रिएटर है, बहुत अच्छा कंटेंट जो है बनाती हैं. सो आप इनके पेज पे भी विजिट कर सकते हैं. सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. जय हिंद, जय भारत.